अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, ईरान अमेरिका जंग के हवाले से एक नई खबर आई है और जिससे दोबारा से एक उम्मीद पैदा होना शुरू हो गई है कि मामलात शायद बेहतरी की तरफ चले जाएं। और वो ये है कि पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट, इस हवाले से इंटरनेशनल मीडिया ये खबर दे रहा है कि आसम मुनीर जो कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हैं, वो कल यानी कि सोमवार के रोज़ वो ईरान का दौरा करेंगे और अमेरिका का पैगाम पहुँचाएंगे। अब सूरत हाल जो है ना, ईरान और अमेरिका जंग, वो एक बड़े एक फ़ैसला कुन मरहला कह लें, या ये है कि एक नाजुक मरहले में दाखिल हो गई है। और वो इस तरह से कि ईरान को अभी तक कोई इतनी परवाह नहीं थी इस जंग की, लेकिन अब जो यूएई की तरफ से इक़्तिसादी पाबंदियाँ लगी हैं, वो अमरीकी पाबंदियों से भी ज़्यादा इनके लिए ख़तरनाक हैं। अगरचे अमेरिका ने भी बड़ी सख्त किस्म की पाबंदियाँ लगाई हैं, उनकी जो पाबंदियाँ हैं, बल्कि उन्होंने बाकायदा ऐलान, मुझे लगता है कि वो भी कल होने वाला है। वो जो, लेकिन उन्होंने जो बताया कि हम किस तरह की पाबंदियाँ लगाने जा रहे हैं, वो ये है कि ईरान के साथ तजारत करने वाला कोई मुल्क भी, वो भी पाबंदियों का सामना करेगा। आई डोंट नो कि वो कितना फिजिबल है या नहीं है, लेकिन यह है कि ये अमेरिका ने ऐलान किया है। जो पाबंदियाँ ईरान को इस टाइम तंग कर रही हैं या परेशानी का सबब हैं, वो यूएई की तरफ से लगाई जाने वाली पाबंदियाँ हैं, क्योंकि यूएई और ईरान के आपस में हुकूमती लेवल पर ताल्लुकात अच्छे ना होने के बावजूद जो एक तजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात थे, उसकी वजह से जो ईरानी ताजर हैं, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का सिलसिला है वो काफ़ी चल रहा था। और चूँकि अमेरिका की तरफ से पाबंदियाँ ईरान पर काफ़ी पुरानी हैं, तो जो सेंक्शंस को बस्ट करने के लिए या उनको इवेट करने के लिए जो ईरान के पास एक तरीका था, वो यही था कि अपनी को प्रोडक्ट्स जो हैं, बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो हैं, वो इधर यूएई में बेचते थे और इधर से वो कोई यूएई की बन के तो आगे बाकी दुनिया में जाती थी। तो अब ये पहली दफ़ा ईरान ने भी इस पर बात करना शुरू किया, बल्कि जो उनके कालिबाफ जो कि स्पीकर हैं और जो मुज़ाकरात में जो लीड कर रहे थे, उन्होंने भी ये बात की है रिसेंटली कि अगर कोई फ़ौज बहुत मजबूत भी हो, ताकतवर भी हो, लेकिन अगर लोगों की मुआशी हालात हम उनका कोई को मुदावा नहीं कर सकते, तो वो किसी मुल्क के लिए सबसे बड़ी सिक्योरिटी थ्रेट होती है। और ये इस तरह के बयानात अभी जो यूए की तरफ से लगने वाली पाबंदियाँ उसके बाद से आई हैं। क्या ये पाबंदियाँ ईरान के मौक़िफ़ में लचक पैदा कर सकती हैं, ये वक्त बताएगा, लेकिन यह है कि पाकिस्तान की कोशिशें जो हैं इस हवाले से जारी हैं। नाजरीन, ये तो इंटरनेशनली मैंने जो बात की, जो हमारे रीजन में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, लेकिन जो पाकिस्तान में हो रहा है, ये चीज़ें बड़ी अफसोसनाक हैं और इन पर आपकी तवज्जो की अशद ज़रूरत है। नाजरीन, पिछले दिनों, बल्कि 14 अगस्त की बात है, एक टिकटॉकर है जिसका नाम शमसू है, लेकिन वो जानी जाती थी आयशा गुलमिना के नाम से। वो टिकटॉकर मशहूर थी, काफ़ी जो हैं उनके लाखों में फॉलोअर्स थे। 14 अगस्त को इतला आई कि उनको कत्ल कर दिया गया है, टिकटॉकर को उधर टेक्सला में कत्ल कर दिया गया है। जो मदई थे इस केस में, उसके वालिद थे और उसका भाई था। और बताया गया कि वो उसको को फ़ोन आया और वो बाद में किसी को मिलने गई और फिर ये है कि उसको किसी ने कत्ल कर दिया। और साथ को इस तरह की भी इतलात आई कि जो उसको साउथ वज़ीरिस्तान से कत्ल करने वाले लोग जो हैं, वो साउथ वज़ीरिस्तान से उनका ताल्लुक़ था। मैंने इस बारे में कोई ज़्यादा कोई मालूमात हासिल ना की, लेकिन यह है कि जब मैंने स्टोरी पढ़ी तो मेरे जहन में एक शक आया कि एन मुमकिन है कि जो मदई है वही कातिल निकले। और मदई कौन था? उसका बाप था। ये मेरे जहन में शक क्यों आया? इस तरह के वाक़यात माजी में भी हो चुके हैं। एक इस तरह का वाक़या पिछले दिनों कोयटा में भी हुआ, गालबन मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था कि एक बाप जो कि अमेरिका में आबाद था और वो उसकी बेटी भी उधर टिकटॉकर थी, उसको पाकिस्तान में लेकर आया। और फिर एक दिन वो कहीं जा रहे थे और वो लड़की को किसी ने उस पर फायर खोल दिया और उसको कत्ल कर दिया। बाप ने जो रिपोर्ट दर्ज कराई, उसमें ये बताया गया कि वो अपनी बेटी के साथ कहीं कोई रिश्तेदारों के घर दावत पर जा रहा था और रास्ते में उसे ख्याल आया कि कोई चीज़ घर पर रह गई है, और बेटी को उधर छोड़ा और वो वापस आया। जो ही गया तो उसको पता चला कि उसकी बेटी को मार के चला गया है। लेकिन बाद में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला और बाप ने इतराफ़ भी किया कि उसने बेटी का कत्ल खुद किया है। अब यह है कि इधर भी मुझे लगा ऐसे कि जैसे ये ख़ानदान वालों ने खुद कत्ल किया, और वो बाद में ये चीज़ आज रावलपिंडी के एसएसएसपी ऑपरेशन जो हैं, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताई है। इस यो फैमिली जो है, ये बेसिकली लोअर दीर से थी, टेक्सला में रहती थी। ये लड़की
कोई टिकटॉक वीडियोस बनाती थी, ज़रा मॉडर्न किस्म की थी। अब जो फैमिली बड़ी कंजर्वेटिव थी और उधर जो है लोअर दीर में इस चीज़ पर बड़े एतराज़ होते थे कि ये किस तरह के काम कर रही है। इधर भी होते होंगे। नाज़रीन, हम कहने को तो बड़े मॉडर्न बनते हैं, लेकिन यह है कि जो जो हम पर अपने पे बात आती है तो हम ऐसा नहीं चाह रहे होते, या ये है कि हम पर जब सोशल प्रेशर आता है तो उस टाइम हमारे लिए भी एक इन चीज़ों की एक एक्सेप्टेंस कम होती जाती है कि हमारी को बेटी या बहन वो इस तरह की चीज़ें चला रही हो। लेकिन यह है कि अलमिया ये है कि हम आमतौर पे इस चीज़ को कंडेम करते हैं, हम इसकी वजूहात पर गौर नहीं करते कि ये कत्ल क्यों होते हैं, या क्या हमारी कंडेमनेशन के बाद ये कत्ल बंद हो जाएंगे और उसका क्या तरीका क्या है। नाज़रीन, मसला ये है, मैं पहले भी आपसे शायद बात कर चुका हूँ कि हवावे एक चाइनीज़ कंपनी है और उसका जो फाउंडर था, उसका बानी, उसका एक कोड बड़ा मशहूर है। मैं पिछले दिनों उस पर एक किताब पढ़ रहा था तो उसमें उसका कोड था। उसने कहा कि जिस कंट्री की अपनी टेक्नोलॉजी नहीं होती उस कंट्री की हालत ऐसी है जिसकी अपनी फ़ौज नहीं होती। मतलब यह है कि यानी कि उस पर कोई भी हमला कर सकता है। किसी की जो टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल करते हैं वो उनकी अपनी ज़रूरियात, अपने कल्चर, अपनी तरजीहात के मुताबिक होती है, और हम जब उसको इस्तेमाल करते हैं हम भी उसकी रो में बैठ जाते हैं। फिर ये होता है कि हमें अपना एक सोशल फैब्रिक जो है वो ब्रेक होता नज़र आता है, उसमें डिसरप्शन नज़र आती है, और फिर इस तरह के मामला शुरू हो जाते हैं, कत्ल की वारदातें शुरू हो जाती हैं। यही मुआशरा जो कि आज कत्ल को की मजम्मत कर रहा होता है, ये पहले उन फैमिली की मजम्मत कर रहा होता है कि इन्होंने शर्म नहीं होती कि इन्होंने धी केड़े काम कर दिए। यही मुआशरा जो है वो कहता है जी कि नहीं, ऐसा तो इस तरह की लड़की जो है इसके साथ हम तो अपने लड़के की शादी नहीं करेंगे। लेकिन जब ये बात होती है तो उस टाइम हम उनकी बात कर रहे होते हैं कि उन्हें इस तरह नहीं करना चाहिए था। मैं इसकी जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा, आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, और मैं ये भी चाह रहा हूँ कि आप लोग भी अंडरस्टैंड करें कि ये ऐसा हो क्यों रहा है, और फिर यह है कि इसका क्या तदारक क्या हो सकता है। या तो फिर यह है कि हम अपने अपने लेवल पर जो मेयार हमने अपने लिए रखे हैं वो दूसरों के लिए भी रखें, और दूसरा ये है कि हम कोशिश करें कि इस तरह की चीज़ों को इनक्रेज ना करें कि जो हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है। या फिर तीसरी बात यह है कि हम अपने बच्चों को भी इनक्रेज करें कि आपने अगर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना है तो उसकी एक पॉजिटिव यूटिलिटी क्या हो सकती है। आप कोई एक अच्छा मैसेज देना चाह रहे हैं सोसाइटी के लिए, कोई एज अ चेंज एजेंट आप काम कर रहे हैं, आपने कोई चीज़ इन्वेंट की है, आप कोई फैक्ट चेकिंग पे काम कर रहे हैं, आप मुआशरे को बता रहे हैं कि किस तरह हमें मुख्तलिफ़ तरफ से जो एक इंफॉर्मेशन का फ्लड आता है हम कितने कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं। एक तो इस तरह की चीज़ें हैं। दूसरा फिर ये है कि हर बंदे की अपनी चॉइस है। कई लोग जो है उनका एंटरटेनमेंट में इंटरेस्ट होता है, लेकिन फिर ये है कि वो क्या कहते हैं कि हर चॉइस की एक प्राइस होती है। ये एक बड़ा एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, और एक तो इसको पुलिस डील कर रही है, और पुलिस क्या कर रही है कि उसने आज उसके बाप को भी पकड़ लिया है, उसके भाई को भी पकड़ लिया है। पता ये चला है कि जो शूटर भी आए थे वो भी उनके इलाके से आए थे, लोअर दीर से आए थे, और उनकी फैमिली को उधर से भी कुछ लोगों को वो गिरफ़्तार करके ले आए हैं। एक तो ये है कि इसका एंगल ये है कि ये क्रिमिनल है, ये एक क्रिमिनल एक्ट है कि कत्ल किया गया है, किसी की जान लेना, किसी इंसान की जान लेना, इवन जो उसको पैदा करने वाले हैं, उसको जन्म देने वाले हैं, ये उनको भी राइट नहीं है कि वो उसकी जान लें, ठीक है। तो लिहाजा इसीलिए अब जो है उसका बाप जो है वो भी गिरफ़्तार हुआ है। दूसरा इसका सोशल एंगल भी है कि इस पर भी हमें डिबेट की ज़रूरत है कि क्या हम ये चीज़ें किस हद तक एक्सेप्ट कर सकते हैं, और उस पर इसके लिए कोई कानून साजी से ये चीज़ें नहीं होती। नाज़रीन, एक बात याद रखिएगा, कानून वो बनते हैं या कानून उन कवानीन पर अमल होता है जिनकी सोसाइटी में एक्सेप्टेंस होती है। अगर आप ऐसे कवानीन बनाएंगे कि जिसमें लोग उसको तस्लीम ही नहीं करते, लोग जो हैं उसके बारे में फ़ील ही नहीं करते कि ये हमारे लिए ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है या हमारे वैल्यू सिस्टम का हिस्सा है, तो उस कानून पर कोई अमल नहीं होता, ठीक है। और अब ये देख लें, हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर लें। हम वैसे सियासत के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को इस्तेमाल करते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन को क्या हो गया, या हम ये कहेंगे कि जी वो वोट चोरी हो गया, लेकिन हम कभी फील नहीं कर पाए कि वोट चोरी होने का मतलब क्या है। एक तो हमें कोई इस बारे में कोई लिटरेट भी नहीं किया गया, कोई लिटरेसी कोई है नहीं, कोई लोगों को आगाह किया जाए कि आइन की क्यों ज़रूरत होती है। और दूसरा ये है कि आइन भी क्या होता है, यानी कि आपकी अपनी ज़रूरतों के मुताबिक होना चाहिए, कि लोग जो हैं यानी कि उनकी ज़रूरतें कैसे पूरी होती हैं, और आप लोगों को बताएं कि आइन पर अमल करने या आइन को प्रोटेक्ट करने के क्या एक सोसाइटी पे क्या असरात हो सकते हैं। तो चूंकि हम करते नहीं हैं, लोगों को फील ही नहीं होता कि इसमें क्या हुआ है।
ब्लास्फेमी के केस में लोग आ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, उस पर उन्हें फ़ील होता है, आइन के हवाले से उन्हें फ़ील नहीं होता। हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी भी इसलिए नहीं है क्योंकि हम सारे इसको एज अ टूल इस्तेमाल करते हैं। जो एक जिससे वोट लेते हैं उसको भी नहीं पता कि जो फ्रीडम है या जो एक शख्सी आज़ादियाँ हैं इनकी क्या अहमियत है। उसको भी क्या होता है जी कि सब्सिडी के नाम पर जो है वो वोट लिए जाते हैं। और इसी तरह जो डेमोक्रेसी के चैम्पियन होते हैं वो भी अपनी ज़ात में आमर होते हैं। उन्होंने भी वोट लेना मतलब ये है कि पावर का हसूल है, इससे ज़्यादा उन्हें भी डेमोक्रेसी अच्छी नहीं लगती। खैर बहस जो है वो कहाँ से कहाँ निकल गई। तो मैं ये चाह रहा था कि आपसे इसको, यानी कि मैं जब चीज़ों को देखता हूँ तो मैं आई ट्राई टू फाइंड द सोल्यूशन कि ये इस चीज़ को कैसे रोका जा सकता है। तो ये मैंने वाक़या देखा, पहले भी देखा, कई ऐसे वाक़यात होंगे जो रिपोर्ट नहीं हुए होंगे। तो इन चीज़ों पर जो है एक बहस की ज़रूरत है, सोल सर्चिंग की ज़रूरत है। अब देख लें, बल्कि आज एक और वीडियो बड़ी वायरल हुई थी इंडिया से कि एक लड़का है, अकलौता बेटा है, उसने घर वालों ने उसको या उसने ख़ुद कोई किस्तों पर एक मोबाइल लिया हुआ है, अब जो है किस्तें अदा नहीं कर पा रहा, बाप को कहता है कि किस्तें अदा करो। बाप जो है ड्राइवर है वो कहता है कि मैं किधर से पैसे दूँ। वो गांव में जाके एक जगह पे पहाड़ की चोटी पर खड़े हो जाता है, वो कहता है कि आप लोग मेरी बात नहीं मानते, मैं इधर से छलांग लगा दूंगा। वो उसको मना कर रहे हैं कि आप ना जाओ, बल्कि गांव का एक बड़ा जो उधर का चौधरी है वो उसको कह रहा है कि मैं तुम्हारी किस्तें अदा करूँगा। वो कहता है कि नहीं, मैंने आपसे पैसे नहीं लेने। अब जो है वालिद उसके तरले कर रहा है, मिन्नतें कर रहा है, वालदा जो है वो भी उधर तक पहुँची हुई है। वो वालिद जो है जाके उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है कि मैं इसको ले आऊँ वापस, या पता नहीं क्या उसको मना रहा था। अब वो जिस चोटी पे खड़ा था उधर से वो, यानी कि वालिद भी पीछे गिर गया, बेटा भी पीछे गिर गया। फिर ये है कि माँ पीछे रह गई, उसने कहा कि दो तो चले गए हैं तो और मेरा बच्चा भी कोई नहीं है, उसने भी उसके पीछे छलांग लगा दी। तो यानी कि ये ओवरऑल ये चीज़ें हमारे सोसाइटी की नहीं है, ये हमें बाहर से आई हैं। आपने कभी सोचा था, यानी कि मेरी जनरेशन के लोगों ने तो मोबाइल लेकर पैदा ही नहीं हुए थे, तो हमें तो पता ही नहीं था, हमारे यहाँ क्या कोई खुशहाल लाइफ का कंसेप्ट ये नहीं था कि हमारे पास आईफोन होना चाहिए। अब जो है वो एक ज़रूरत बन गई है, हम एक दूसरे से देखते हैं किधर किधर तक चले गए हैं। अब जो है लोग सेल्फियाँ बनाते हैं, उतों गिर रहे होंगे, पता चलता है जी वो उधर सेल्फी बनाते हुए पहाड़ की चोटी से उन्होंने वो जो है वो पीछे गिर गए हैं। कोई इस तरह की आए दिन खबरें आती रहती हैं। तो मेरे ख्याल ये जिस तरह एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो इस पर एक तो एंगल से बात होती है जी कि ये जॉब्स ख़त्म हो जाएंगी या नहीं होंगी। दूसरा ये है कि मुआशरे पे उसका क्या इम्पेक्ट आएगा। इसी तरह ये जो सोशल मीडिया है ये हमारे मुआशरे को कितना इम्पेक्ट कर रहा है और हम इससे किस तरह बच सकते हैं, इसका फ़ायदा भी उठाएं और इससे मुआशरे को कैसे बचाएं। अनफॉर्चुनेटली इस पर बहस नहीं होती, जो कि होनी बहुत ज़रूरी है। एक और वाक़या है, यानी कि वो भी रावलपिंडी से है। वो एक खातून है बेचारी, यानी कि वो उसकी यानी कि उसका मियाँ जो उसने दूसरी शादी की हुई थी। अब उसकी इतला आई, उसके जो भाई है उसको सुबह सुबह पता चला कि कुछ हुआ है। बहन के घर पहुंचा, देखा कि उसकी लाश जो है वो उधर बाथरूम में पड़ी हुई है और उसको यानी कि बांधा गया है, उसके हाथ जो हैं पीछे बंधे हुए हैं, एक तार जो है वो आगे शावर के साथ उसको बांधा गया हुआ है। तो बड़े यानी कि अजीबो गरीब किस्म के वाक़यात हो रहे हैं कि लोग और इसमें सिर्फ ये नहीं है कि हम कहें जी कि वो फ़लाँ जो है उसके पास तालीम नहीं है। अब ये जो बंदा है जो अपनी बेगम को मारने वाला है और इसने अपने मुलाजिम के साथ मिलकर किया, ये बंदा नस्ट जो है पाकिस्तान की जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें उसका शुमार होता है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उधर ये बंदा पढ़ाता है। तो जो है ना, इंसान के अंदर जो कोई भेड़िया है, जो कोई एक वैशी इंसान है, वो किसी टाइम भी निकल सकता है। लिहाजा ये है कि ये कोई सिर्फ़ इसका ताल्लुक़ जो है कोई तालीम के साथ नहीं है, इसका ताल्लुक़ जो है ना वो आपकी तरबियत के साथ भी है। ये फ़र्क जो है ज़हन में रखें। डिग्री जो है वो ज़रूरी नहीं कि आपको तरबियत देती हो, ठीक है। ये जिस तरह मैंने आपको आइन की बात कर रहा था, ये बड़े बड़े जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें आइन की परवाह नहीं है, उन्हें जमहूरियत की परवाह नहीं है, ठीक है। तो डिग्री के साथ साथ जो है ना लोगों को तरबियत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो हमारे मुआशरे में भी अब ये मसला आ रहा है कि लोग, उनको तालीम मिल रही है या तालीम हासिल कर रहे हैं, तरबियत की को फुकदान है, और उसके बाद ये किस किस तरह के वाक़यात होते हैं। तो मुआशरे के बारे में सोचें। ओवरऑल जूँ जूँ इनोवेशन हो रही है, जूँ जूँ सोशल ये जो टेक्नोलॉजी आ रही है, सोशल मीडिया आ रहा है, एआई आ रहा है, ये ओवरऑल हमारे मुआशरे पे, हमारे समाज पर ये चीज़ें असरअंदाज हो रही हैं और इस पर बहस की ज़रूरत है कि हमने इससे कैसे निपटना है। अनफॉर्चुनेटली हमें जो है ना होश उस टाइम आती है जब जो पानी भी हमारे सर से गुज़र चुका होता है, जो कि बड़ी बदनसीबी की बात है। तो नाज़रीन, इसके साथ मुझे दें इजाज़त।
काफ़ी लंबा हो गया मेरा लेक्चर और मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।